नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रोजगार मेले का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम मोदी वर्चुअली देश के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे, जिनको अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरी दी गई है। पीएम मोदी ने इसे नए भारत का प्रोएक्टिव अप्रोच करार दिया। वहीं बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी शासित राज्य युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए तेजी से कदम उठा रहे हैं। ये 21वीं सदी का तीसरा दशक व अवसर पैदा कर रहा है, जिसकी पहले कभी कल्पना तक नहीं की गई थी। 2014 में भारत में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। आज 660 मेडिकल कॉलेज है। 2014 में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या करीब 50,000 थी। आज 1 लाख से ज्यादा सीट उपलब्ध है। आज पहले के मुकाबले 2 गुनी संख्या में डॉक्टर परीक्षाएं पास करके तैयार हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की वजह से देश में अनेकों नए अस्पताल और क्लिनिक बने हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का हर प्रोजेक्ट रोजगार और स्वरोजगार उसमें बढ़ोतरी सुनिश्चित कर रहा है। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार जो एफपीओस बना रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लाखों करोड़ों की मदद दे रही है, स्टोरेज कैपेसिटी का विस्तार कर रही है, उससे गांव के युवाओं के लिए अपने गांव में ही रोजगार के अवसर बन रहे हैं। आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो 10 साल पहले उपलब्ध तक नहीं थे। हमारे सामने स्टार्टअप्स का उदाहरण है। स्टार्टअप्स को लेकर आज भारत के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने 40 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब तैयार की हैं। इसी तरह ड्रोन इंडस्ट्री है। आज एग्रीकल्चर हो या डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सर्वे हो या फिर स्वामित्व योजना, ड्रोन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए बहुत सारे युवा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन फ्लाइंग से जुड़ रहे हैं। आज युवाओं के साथ और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी से जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, निश्चित रूप से देश के करीब 71,000 युवाओं को आज रोजगार मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नियुक्ति पत्र है वो बांटे हैं। और निश्चित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने इस दौरान तमाम युवाओं को संबोधित भी किया। चूंकि प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर को रोजगार मेला के पहले चरण की शुरुआत की थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से जो युवा हैं वो खासतौर पे रोजगार की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि जिन युवाओं को रोजगार दिया गया है, जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है, ये जो युवा है वो देश भर में चुने गए। खासतौर पे अगर ट्रेन मैनेजर की बात करें, स्टेशन मास्टर की बात करें, सीनियर कमर्शियल की बात करें, इसके साथ ही तमाम जो ऐसे पोस्ट हैं, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऐसे तमाम पदों पर कहीं न कहीं काम करेंगे और देश की सेवा करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात युवाओं को दी है। आज जो नियुक्ति पत्र है वो बांटे गए हैं और इससे कहीं न कहीं
जो युवा है उनको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री खुद आकर जो नियुक्ति पत्र है वो दे रहे हैं और आने वाले दिनों जो काम करेंगे उसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि किस तरीके से रोजगार मेला जो है आगे रोजगार सृजन करने में एक उत्प्रेरक रूप में काम करेगा और युवाओं के लिए उनके सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र के विकास में कहीं जो भागीदारी है उसके लिए सार्थक अवसर भी प्रदान करेगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ा तोहफा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज दिया गया है और नियुक्ति पत्र इस तरीके से बांटा गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई बातें कहीं ना कहीं युवाओं के हित में कही है। जी ठीक है, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की अगली खबर की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्णेश मोदी की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने गुजरात के कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। राहुल गांधी की याचिका के जवाब में कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई थी और इसमें आज सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की याचिका के जवाब में कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई गई थी पूर्णेश मोदी की तरफ से। बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी की याचिका पर आज ये अहम सुनवाई होनी है। तो दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आज ये अहम सुनवाई होने जा रही है कोर्ट में। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर सूरत की सेशन कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा रोकने की अपील पर सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। और कोर्ट में चूंकि याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील और राहुल गांधी के जो वकील हैं उनके बीच कहीं ना कहीं दलीलें दी जाएंगी। और इसके साथ ही चूंकि देखिए जिस तरीके से मानहानि मामले में 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को 3 अप्रैल को सूरत के सेशन कोर्ट में राहुल गांधी पेश हुए थे और उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी और 2 आवेदन किए गए थे। तो आज कहीं ना कहीं सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले जो याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी है उन्होंने सीधे तौर पे एक नोटिस जारी कर कहा था कि जो वो जवाब है वो कोर्ट के समक्ष सामने आकर राहुल गांधी अपना जो जवाब है वो दें। तो निश्चित रूप से सीधे तौर पे आज कहीं ना कहीं अहम जो सुनवाई है वो होने वाली है, हो रही है। और अब देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ इस पूरे मामले में फैसला सुनाता है। ठीक है, आप लगातार बने रहिए, आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे पीयूष। तो आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्णेश मोदी की याचिका पर आज ये अहम सुनवाई होने जा रही है। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर भी दिल्ली से ही, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन ने मांग की है दूसरी अदालत में मामले को ट्रांसफर करने की। मांग सत्येंद्र जैन की तरफ से की गई है। वहीं याचिका पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले में 4 मई को अब अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने ईडी को फिलहाल ये नोटिस जारी किया है और मामले में अब अगली सुनवाई 4 मई को की जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से। अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता लोग जुड़ गए हमारे साथ में। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के? सत्येंद्र जैन कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की। देखिए, अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें या सत्येंद्र जैन की बात करें, दोनों ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सत्येंद्र जैन की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जो सुनवाई है वो दूसरे अदालत में ट्रांसफर करने की जो मांग है वो कहीं ना कहीं की गई थी। और सत्येंद्र जैन की इस याचिका पर जो दिल्ली का कोर्ट है उसने ईडी को नोटिस भी जारी कर दिया है। और फिर इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो 4 मई को अगली सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ दलीलें खासतौर पे दी जाती है ईडी की ओर से, क्या कुछ जवाब दिया जाता है, क्योंकि लगातार ईडी यही दलीलें दे रही है। सत्येंद्र जैन मामले में बात करें या मनीष सिसोदिया मामले में बात करें कि ईडी को और भी पूछताछ कहीं ना कहीं करनी है। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें जो सुनवाई है वो दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्पेशल जज विकास ढुल की अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से भी कहीं ना कहीं इनकार कर दिया है। तो निश्चित रूप से सत्येंद्र जैन को इस पूरी मामले में कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हालांकि जब देखना होगा कि ईडी की ओर से सत्येंद्र जैन की याचिका पर जो ईडी को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है तो ईडी क्या कुछ अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करती है। ठीक, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद में शिवसेना में फूट और एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा खुलासा किया। आदित्य ठाकरे ने हैदराबाद के अपने 1 दिवसीय दौरे में गीतम विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि शिवसेना में फूट होने से पहले एकनाथ शिंदे मातोश्री आए थे। वो रोते हुए कहने लगे कि बीजेपी के साथ चलें वरना वो हमें जेल में डालेंगे।
वो ये कह रहे थे कि अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं गया तो मैं जेल चला जाऊंगा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर दहशत थी, वो मातोश्री में बैठकर रो रहे थे, यानी एकनाथ शिंदे ने जेल की जड़ से बगावत की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये 40 लोग अपनी सीट के लिए पैसों के लिए लग गए। वहीं मुंबई में चंद्रकांत पाटिल ने बाबरी गिराने में बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना के योगदान को नकारा था और कहा था कि यह आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में किया गया था और इस काम को अंजाम देने में इसकी वीएचपी के अलावा बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का योगदान था। जब बाबरी गिरी तब वहां शिवसैनिक नहीं थे। इस बयान के लिए उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे से चंद्रकांत पाटिल के इस्तीफे की भी मांग की है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी एक वीडियो शेयर कर चंद्रकांत पाटिल के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं बता दें कि उद्धव ठाकरे ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि जब बाबरी गिरी तब सारे चूहे बिल में थे, आज के पीएम भी तब कहीं नहीं थे। तब बाला साहेब ठाकरे ने जिम्मेदारी स्वीकार की थी। तो चंद्रकांत पाटिल को टारगेट कहीं ना कहीं किया गया, ऐसा कहा जा रहा है और इस्तीफे की मांग इस वक्त की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता फरियल हमारे साथ जुड़ गए। फरियल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस बयान को लेकर? देखिए, आदित्य ठाकरे ने जो बयान दिया है वो बयान मुझे पहली बार ऐसा जो है एकनाथ शिंदे के लिए दिया है। अब देखना ये होगा कि ये बयान के बाद जो है वो एकनाथ शिंदे की ओर से और उनकी जो पार्टी ठीक है, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि चंद्रकांत पाटिल को इस वक्त टारगेट कहीं ना कहीं किया गया है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं बिदुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय बिदुपुर बाजार स्थित मां उषा कॉम्प्लेक्स में देर रात अचानक भीषण आग लग गई और आग लगने से माइक्रो रंजन कंस्ट्रक्शन कार्यालय धू धू कर जलने लगा। बताया जा रहा है कि कार्यालय में रखा सारा कागजात और सामान जलकर राख हो गया। वहीं बता दें कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। वहीं आग लगने की सूचना पर कई दमकल की गाड़ी वहां पहुंच गई, आग बुझाने में जुट गई और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने इस भीषण आग पर काबू पाया। तो दमकल कर्मियों ने इस भीषण आग पर काबू पाया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिहार की। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग लगी थी। माइक्रो रंजन कंस्ट्रक्शन कार्यालय में ये भीषण आग लगी, जहां पर रखे हुए सारा सामान और कागजात जलकर राख हो गई। हालांकि जैसे इसकी सूचना दी गई टीम को, तो टीम तुरंत वहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम, और इस भीषण आग पर काबू पाया गया। तो कागजात और सामान जलकर राख हो गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, काफी भीषण ये आग लगी थी। अधिक जानकारी के साथ मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, कल जो रात में बिदुपुर थाना अंतर्गत जो स्थानीय बिदुपुर बाजार है, वहाँ पे माँ उषा कॉम्प्लेक्स में बुधवार को देर इतनी अचानक आग लगी कि उसको कम से कम अजीब सा वहाँ का माहौल बना हुआ था। लोगों में भागा भागी खबर गया था। फिर प्रशासन को मुकाबला फोन किया गया तो फायर ब्रिगेड के आने के बाद वो आग पे काबू पाया गया। ठीक है, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं मेरठ से, जहां पर समाजवादी पार्टी ने मेयर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। सीमा प्रधान को मेयर प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने। आपको बता दें कि विधायक अतुल प्रधान की पत्नी है सीमा प्रधान, जिनको मेयर का प्रत्याशी इस वक्त बनाया गया है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने यह नाम का ऐलान किया है।
वहीं भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नोएडा पहुंचे हैं। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य द्वार पर रामनाथ कोविंद का जिले के वरिष्ठ लोगों ने भव्य स्वागत किया। बताया जा रहा है कि काफी समय तक रामनाथ कोविंद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निजी कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। वहीं नोएडा पुलिस की तरफ से सभी उचित व्यवस्थाएं भी की गई और भारी पुलिस बल की ड्यूटी कार्यक्रम स्थल पर लगा दी गई। तो भारी पुलिस बल की ड्यूटी इस वक्त नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगाई गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नोएडा पहुंचे, जहां पर उनका सबसे पहले स्वागत किया गया। तो ये भव्य स्वागत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ब्यूरो चीफ निशांत हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है नोएडा पहुंचे हैं और उनका जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने फूलों से उनका भव्य स्वागत किया है। हालांकि जो रामनाथ कोविंद के आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई निजी कार्यक्रम है, जो कि कई सोसाइटियों में खुद जो है कोविंद पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो है खुद भारत के पूर्व राष्ट्रपति पहुंचे और उन्होंने जनता ने उनका स्वागत किया। वरिष्ठ लोग उनके साथ मौजूद है और कहीं ना कहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निजी कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए निशांत। बस्तर में कुछ दिनों पहले बिलासपुर में कांग्रेस का कार्यक्रम था और प्रदेश अध्यक्ष का मंच अचानक गिर गया। आज प्रियंका गांधी बस्तर पहुंच रही हैं, तो मंच की मजबूती चेक करने के लिए पुलिस परेड भी कराई जा रही है। तो आपको बता दें कि ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था बस्तर में, जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही इस तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं सामने आई थी प्रियंका गांधी का। अब फिलहाल प्रियंका गांधी का ये बस्तर दौरा है। तो मंच की मजबूती कहीं ना कहीं चेक की जा रही है इस तरीके से पुलिस परेड करा करके। इससे पहले मंच गिरने की तस्वीरें कुछ सामने आई थी। वहीं बिहार के किशनगंज जिला मुख्यालय स्थित आपको बता दें कि इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। बिहार के किशनगंज के जिला मुख्यालय में इफ्तार पार्टी का ये आयोजन किया गया है। इबादत का महीना है और इफ्तार एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे को दुआ देने का मौका मिलता है, एक दूसरे की सेहत की जानकारी का मौका मिलता है, एक दूसरों को खुशामदीद करने का मौका मिलता है। इसके अलावा और कुछ सर, जिस तरीके से कांग्रेस को हमेशा घेरा जाता है, महागठबंधन के तमाम लोग यहाँ पर इफ्तार है, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करें वो बेहतर है और उसके बारे में हमने अपने विस्तार से आपको बता दें। तो किन लोगों को दावत दी गई थी सर आपकी तरफ से? जो भी आ सकते थे वो लोग आए। दावत तो बहुत लोगों को दी गई, लेकिन सबकी अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस है और प्रायर एंगेजमेंट है, तो कुछ लोग नहीं आ पाए। और इसी के साथ चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं शाहजहांपुर से, जहां पर पहली बार नगर निगम में चुनाव हो रहा है। 3 दिग्गज मंत्रियों की दाव इस बार कहीं ना कहीं शाहजहांपुर में साख पर लगी हुई है। नगर निगम के चुनाव में जीत की जिम्मेदारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद और सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर को दी गई है जीत की जिम्मेदारी। वहीं कहीं ना कहीं चुनाव में इनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी है। प्रदेश के नवगठित शाहजहांपुर नगर निगम में पहली बार महापौर और पार्षद पद के लिए चुनाव होगा, जहां 17वें नगर निगम में पार्टी को खतरे से पार पाने के लिए योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद और सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर की साथ दांव पर है। वहीं आपको बता दें कि नगर निगम के चुनाव में जीत का दामोदर न केवल इन 3 मंत्रियों पर है, बल्कि चुनाव में इनकी प्रतिष्ठा भी इस बार कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है।
अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनीष इस वक्त जुड़ गए। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी हाँ, देखिए सत्रहवीं जो नगर निगम बना है शाहजहांपुर, वहाँ पे इस बार अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। वहाँ पे चुनाव इसलिए साफ रहता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में 3 मंत्री आते हैं शाहजहांपुर से। खुद वित्त मंत्री शाहजहांपुर से आते हैं, सुरेश खन्ना वहाँ से आते हैं, साथ ही साथ आपको सहकारिता मंत्री जेपीएस सरकार वहाँ से आते हैं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री जितेंद्र प्रसाद जो कि कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वो वहाँ से आते हैं। तो कहीं ना कहीं 7वीं विधान जो नगर निगम बना है उसके लिए महापौर का जो चुनाव होगा वो बहुत अहमियत होता है। साथ ही साथ अगर आपको वहाँ के महापौर के साथ आपको विधानसभा में अगर आपको बढ़त पानी 7 जो नई वार्ड बने हैं उसमें भी आपको बढ़त बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि किस तरीके से आप 7वीं जो वार्ड है उसमें आप जैसे चीज के साथ बढ़त बनाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अहमियत रहता है कि जब 3 मंत्रियों की साख पे लगती है तो कहीं ना कहीं सरकार और साथ ही साथ संगठन को भी उपेक्षा होती है कि किसको वहाँ पे निर्णय लिया गया है, जिस तरीके से वहाँ पे टीम का गठन किया गया है। क्योंकि टिकट के जो वहाँ के जो प्रत्याशी चयन होगा उसमें भी तीनों मंत्री भी कहीं ना कहीं भूमिका जरूर रहेगी। तो कहीं ना कहीं अगर जीत का सेहरा अगर इन तीनों मंत्रियों में बनता है, अगर हार होती है तो कहीं ना कहीं उतनी जिम्मेदारी भी इन 3 मंत्रियों के ऊपर कहीं ना कहीं और आगे आने चुनाव में लोकसभा चुनाव आने वाले 2024 का चुनाव है। ऐसे में नई शाहजहांपुर में जो नई नगर निगम बना है 7वीं नगर निगम जो बनी है उसमें जीत के बड़े मायने रहते हैं। जो आने वाले सरकार और संगठन की अपेक्षाओं पे खड़ा उतरना न उतरना ये भी इस जीत से बहुत बड़ा साबित होता है कि आने वाले समय में ये जो 3 मंत्री हैं सुरेश खन्ना, जितेंद्र प्रसाद और जेपीएस राठौर, इनकी भूमिका कैसी रहेगी। ठीक है, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मेरठ से समाजवादी पार्टी ने मेयर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। सीमा प्रधान को मेयर प्रत्याशी बनाया है। मेरठ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने मेयर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे। विधायक अतुल प्रधान की पत्नी है सीमा प्रधान, जिन्हें मेयर का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि सीमा प्रधान पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। बीजेपी से 53 उम्मीदवारों के नाम भी सामने आए हैं। और अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर पैसों के लेन देन को लेकर के आमने सामने है इस वक्त दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है और इस मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। तो 2 पक्षों के बीच में जमकर ये मारपीट हुई है और इस मारपीट में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। वहीं कांग्रेस ने कानपुर में महापौर के प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। कानपुर में कांग्रेस ने महापौर पद के लिए आशनी अवस्थी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड जोन में कांग्रेस महिला विंग की महासचिव हैं आशनी अवस्थी, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं प्रत्याशी की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। वहीं प्रदेश सचिव विकास अवस्थी की पत्नी है आशनी अवस्थी। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर आगामी निकाय चुनाव को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एएसपी अनुकृति शर्मा पहुंची। एएसपी अनुकृति शर्मा ने सभी मतदान केंद्रों पर लगी सीसीटीवी कैमरे एवं लाइटिंग की व्यवस्था का चेक किया। साथ ही मतदान केंद्रों के समक्ष पूरा रूट मैप अपनी चुनाव बुक के अंदर दर्ज किया। हालांकि चेकिंग के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगे हुए नहीं थे, तो वहां पर सीसीटीवी लगवाने के भी निर्देश दिए और नई जगहों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए गए। तो बुलंदशहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर के अलर्ट मोड पर है प्रशासन। मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी की जांच की जा रही है और जिन मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी नहीं है वहां पर मतदान केंद्र पर सीसीटीवी लगवाने के निर्देश कहीं ना कहीं दिए गए हैं एएसपी की तरफ से। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को टक्कर देने के लिए लखनऊ से वंदना मिश्रा को मेयर प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। तो वहीं उनसे हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। जरा उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं।
समाजवादी पार्टी की तरफ से मेयर पद का नाम घोषित हो गया। लखनऊ से वंदना मिश्रा का नाम सामने आया है। ऐसे में मैम हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं मैम क्या कुछ रणनीतियां बनाकर क्या कुछ मैदान में उतरेंगे आप, कैसे देगी बीजेपी को टक्कर? देखिए, बीजेपी को टक्कर देना मेरे लिए बहुत आसान है ना, क्योंकि हम एक हथियार से नहीं लड़ रहे हैं, उनके हथियार से हम नहीं लड़ रहे हैं। तो जब आप किसी एक ही हथियार से जब दो लड़ते हैं तो जो ताकतवर जिसका बढ़िया हथियार होता है, ज़्यादा दाना होता है वो, तो जब मैं उस हथियार से लड़ूंगी ही नहीं तो हमारी लड़ाई बिल्कुल अलग ढंग से होगी। तो मैं समझती हूँ कि मैं तो जनता के बीच में जनता की हूँ, जनता का मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है। मैं जनता की लड़ाइयाँ लड़ती रही हूँ, चाहे वो संविधान संशोधन विरोधी अभियान हो, चाहे कोई भी मानवाधिकार के उल्लंघन का कोई मामला हो। मैं जनता के मुद्दों पर हमेशा सड़क पर रही हूँ। जब मैं पत्रकार थी तो मैं दैनिक जागरण में मेरा 4 साल तक कॉलम छपा, परख, बच्चे उसकी कटिंग काट के रखते थे, उसमें हर सामाजिक इश्यूज़ होते थे, राजनीतिक इश्यूज़ होते थे। तो लोग मुझे, वो आसपास के ज़िलों में भी पढ़ा जाता था, तो लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझे जानते हैं। तो मैं वो जनता के उस प्यार के उस पर और पार्टी के भरोसे पर चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा हथियार वही है। मैम, मेयर चुनाव के पद की जब बात आती है तो कई नाम सामने आते हैं और उनमें मंथन करने के बाद में वंदना मिश्रा का नाम निकलकर सामने आया। आप एक पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, क्या किस तरीके से आप जनता का प्रेम आपको किस तरीके से मिलेगा और किन मुद्दों को उठाएंगी जिससे लगेगा कि समाजवादी पार्टी? देखिए, मुझे तो इसलिए मिलेगा कि भाई मैं लिखती रही हूँ पत्रकार के रूप में, तो जनता जानती है पत्रकार के रूप में। मैंने अभी अपने कॉलम की बात आपको बताई थी। तो जब और जनता के लिए सड़कों पर उतरती रही हूँ तो जनता तो मुझे जानती है। तो मेरी तो लड़ाई का तरीका यही है कि मैं उनके पास जाऊँगी और बताऊँगी और उनकी समस्याएं सुनूंगी और उनको बताऊंगी कि आपकी समस्याएं मैं किस तरह से दूर कर सकती हूँ। अगर उनको मेरी बातों में ईमानदारी जाहिर है कि नज़र आएगी तो मैं सुनी जाऊंगी। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। रणनीति कोई उस तरह की मैंने नहीं बनाई कि वो जातिवादी संतुलन बनाया हो और वो उसमें मैं कुछ समुदायों की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे लिए सभी बहुत प्यारे हैं मुझे और सभी को मैं प्यारी हूँ। मैं सबके बीच में जाती रही हूँ। तो मेरे लिए वो कंसिडरेशन नहीं है कि इसको उससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ, या इस कम्युनिटी को समझो कि वो तुम्हारी और वो दूसरे की, ऐसा नहीं है। मेरे वो हथियार। आखिरी सवाल कि अगर आप वही चुनाव जीतती है तो क्या कुछ जनता के हित में करेंगी? वही जनता के हित के लिए ही चुनाव मुझे लड़ाया जा रहा है। लखनऊ शहर की असली छवि देने के लिए। मैं आपको बताऊं कि जब 1857 की आज़ादी, पहली आज़ादी हुई थी, जंग आज़ादी हुई थी, तो विलियम रसेल एक पत्रकार थे, लंदन टाइम्स। तो बेटा प्लीज़ मैं बात। तो थैंक यू सो मच। देखा आपने, हमारे साथ में थी वंदना मिश्रा जी, जो कि समाजवादी पार्टी से मेयर पद के लिए जिनका नाम सामने आया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर टक्कर देंगे और समाजवादी पार्टी को जीत दिलाएंगी, जनता के मुद्दों को उठाएंगी। कैमरा पर्सन निखिल के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। समाजवादी और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ देश दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।